सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें नेक्स्ट टॉपिक, मैं इस पेज छोड़ देता हूँ, नए पेज से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। ओके, अब सबसे पहले आता है कि भाई फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। तो आप में से अगर किसी को पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हो। व्हाट इज फंक्शन बताओ। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बताई सर है। हाँ बोलो। सर फंक्शन इज a special type of relation हाँ जो दो सेट के बीच डिफाइन होता है हाँ। और पहले सेट का हर एलिमेंट का इमेज रहना हम्म, चाहिए सेकंड सेट हाँ। और में। सर एक एक मतलब वर्ड छोड़, एक वर्ड छोड़, छोड़ एक ही इमेज होना चाहिए। एक ही यूनिक इमेज होनी हाँ, चाहिए। यूनिक इमेज राइट हाँ सर, डेफिनेटली वन। हाँ 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 हाँ। सो एक चीज शायद मैंने आपको बताई नहीं, मैं भूल गया बताना, कि सेट जो अगर मतलब एक सर ने मुझे बताया था ऐसा, मैं बीएससी में था उस वक्त। वो बोलते थे कि अगर मुझे कोई बोले कि पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या ऐसा कहा जाए कि एक वर्ड में पूरे आप मैथमेटिक्स को सम अप करो, एक वर्ड में, या कहे सम अप मतलब ऐसा कहे कि मुझे बता दो कि मैं एक चीज ऐसी कौन सी पढ़ूं कि यूं समझ ले कि बाकी सब पढ़ लिया उस एक चीज से। मतलब एक रूट की बात कर रहा है, एक बेसिक बेस की बात कर रहा है कि बेस क्या है, जिसमें से मैक्सिमम मैथ्स की ब्रांचेस निकल के आई है, मैक्सिमम। सो वो है आपका सेट। अब देखो, अभी हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इस फंक्शन में डोमेन कोडोमेन क्या है, सेट। रियल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो, रियल एनालिसिस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज, उसके एलिमेंट्स का एनालिसिस करना है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सेट। रियल एनालिसिस हुआ। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके अंदर के एलिमेंट्स का एनालिसिस, तो वो भी एक सेट है। आप देखोगे ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, फिर मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं। ये क्या है, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है, एक सेट जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और उसके रिलेटेड ही पूरी थियरी होती है। मतलब ऐसे आप चलते जाओ, जितना भी आप देखोगे लगभग लगभग आपको मिलेगा, मैक्सिमम जितनी चीजें होती हैं सब सेट से निकल के आई है। 100% नहीं, पर मैक्सिमम चीजें सेट से निकल के आई। मतलब ऐसा है कि अगर आपने सेट पढ़ लिया तो आपने लगभग सब पढ़ लिया। एक्यूरेटली आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो ऐसा मतलब, अरे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक्यूरेटली नहीं है, बट मैक्सिमम चीजें तो है, जो मैक्सिमम चीजों का जो बेस है वो सेट है, सेट से निकल के आती है। सेट पहले डिफाइन हुआ है, उसके बाद सेट के बाद धीरे धीरे करके चीजें डेवलप होती आई है। ठीक है, इन चीजों को फिर पढ़ा गया है। सो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ने अब जा रहे हैं अभी। अगर मैं वैसे आपको एक खाली व्यू देने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी बताया सरफराज ने, फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है, रिश्ता। इंग्लिश में रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, अपन नॉर्मली इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करते हैं तो रिश्ता एक मम्मी पापा का जो होता है, बच्चे का माँ बाप से होता है, भाई बहन का होता है, दोस्ती का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, रिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से तो ये फंक्शन भी वही है, रिलेशन ही है फंक्शन। फंक्शन में क्या होगा, दो सेट्स का रिलेशन। कोई दो सेट लेते हो आप, एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया आपने बी, तो इसमें कुछ 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 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं नंबर्स होंगे। ये ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, ये एनिमल्स हो सकते हैं, ये प्लांट्स हो सकते हैं, ये फर्नीचर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये अंदर के सेट्स के अंदर के ऑब्जेक्ट। अब क्या है, हमको रिलेशन डिफाइन, हमको फंक्शन डिफाइन करना। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है बेसिकली। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक। एफ हमारा फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, एक ऐसा रूल है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से जोड़ता है, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से रिलेट करता है। ठीक है, और रिलेट कैसे करेगा,
ये एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट को रिलेट करेगा मान लो इस एलिमेंट से। ये एक एलिमेंट ये है, इसको मान लो रिलेट करेगा इससे। ये है, ये मान लो इसको रिलेट करेगा इससे। ये है, इसको भी मान लो रिलेट करेगा इससे, सेम। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं फंक्शन के अंदर। ये एक रह गया, इसको भी कर जोड़ दो, क्या दिक्कत है, ये भी बन गया, लो ठीक है। सो ये रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन मतलब नॉर्मल, किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर दो तो वो नॉर्मल रिलेशन होता है। पर फंक्शन किसको बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप का मतलब ये है कि इसकी डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन होगा, ये हमारा को डोमेन होगा। इसके जो एलिमेंट्स है डोमेन के, उसकी यूनिक इमेज आनी चाहिए कोडोमेन में। क्या इमेज आनी चाहिए, यूनिक इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। ये नंबर किसी एक ही, ये डोमेन का एक नंबर कोडोमेन के किसी एक ही नंबर से अटैच होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, एक से ज्यादा नंबर से रिलेट नहीं होना चाहिए। उल्टा सही है। उल्टे से मेरा मतलब है इसकी एक, मैं इसको मिटा देता हूं, कोडोमेन तो ठीक है यार, एक सेकंड। जरूरी नहीं सेम एलिमेंट हो, कम ज्यादा हो सकते हैं। सो यहाँ पे इसकी इमेज क्या होगी, मान लो इसकी ये हो सकती है और इसकी भी यही हो सकती है। ये फंक्शन रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अगर ये है मेरा x1, ये है x2 और ये है y1, तो x1 की यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, क्या, y1। x2 की भी एक ही इमेज है, y1। कंडीशन क्या है कि डोमेन के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इस तीन चीजों को गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि आगे फिर 1 1 2 बाइजेक्टिव में उलझ जाओगे, नहीं तो एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि फिर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इन चीजों को ना गहराई में समझना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं ये इसी की वजह अगर मैं ये कहूं, ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं है, मतलब एक ही नंबर की दो इमेज नहीं हो सकती, एक नंबर की दो इमेज नहीं हो सकती है, पर ये दो नंबर की एक इमेज हो सकती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, दो की एक की दो, क्या है ये, मतलब सर नहीं पता चल रहा है, मतलब पता तो चल गया पर याद नहीं रहेगा, ये दिक्कत हो सकती है। तो इसमें याद रखना है अपने को, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो नंबर की एक इमेज हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या है, मैनी, एक से ज्यादा है मतलब मैनी। दो नंबर की एक इमेज हो सकती है मतलब मैनी वन। दो नंबर की एक इमेज हो सकती है, दो दो की बात नहीं है, दो क्या तीन भी, तीन की भी ये हो सकती है, और भी हो तो उनकी भी ये हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक से ज्यादा हो गया मतलब मैनी हो गया, तो मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज है, तो मैनी वन, इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। सो मैनी वन फंक्शन होता है ट्रू। फिर बोलेंगे क्या वन मैनी होता है, वन मैनी का मतलब क्या है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो। मतलब कि ये एक एलिमेंट है x2 है, इसकी मैं दो इमेज कर देता हूँ, ये क्या x2 की ये y1 और y2 क्या दोनों इमेज हो सकती है, नहीं, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए ना, तो x2 की एक ही इमेज होगी, तो या तो y1 या y2, दो नहीं हो सकती। अगर दो होती है मतलब फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। तो वन मैनी तो रिलेशन, कभी भी फंक्शन, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, बट मैनी वन फंक्शन होता है। मैं ये डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैनी वन मैनी बताना, मैं वन मैनी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि वन मैनी फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही है तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखवाऊं, नहीं है मतलब नहीं है, डेफिनेशन से क्लियर है कि वो नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से हो सकता है आपको क्लियर ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। तो आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि मैनी वन इज फंक्शन, वन मैनी इज नॉट फंक्शन, इतना याद रखो, बाकी अंदर के एलिमेंट छोड़ दो, यहां से आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछो भाई, ऑन द स्पॉट मुझे रोक लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाना पड़ेगा, ऐसे करने से नहीं होगा।
अब हम इसको एक प्रॉपरली डिफाइन करते हैं फंक्शन को, क्या होता है फंक्शन। लेट ए एंड बी, let A and B be two non-empty sets. Be two non-empty sets. A rule of correspondence F from A to B is said to be a function if each element of domain मतलब कि of A, if each element of A has a unique image in B, has a unique image in B. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ए और बी कोई दो सेट लिए आपने, नॉन एम्प्टी होने चाहिए ऑब्वियसली। सो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस, एक रूल है ऐसा। एफ क्या है आपका? ये एफ एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को इज अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। हर एलिमेंट की क्या हो? यूनिक, एक ही इमेज हो। ठीक है, वो याद रखना है आपको। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। भाई डोमेन कोडोमेन तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप फंक्शन लेते हो एफ ए से लेकर बी तक और उसको इस तरीके से डिफाइन करते हो, कुछ लाइक दिस, कुछ डिफाइन कर दिया, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये होगा आपका कोडोमेन। और ये जो एफ ऑफ एक्स, ये जो एलिमेंट नंबर ले रहे हो आप, ये एलिमेंट कहां से आता है? डोमेन में से। और फिर ये नंबर पुट करने के बाद ये जो आपका आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आपका आएगा, वो आंसर कहां से आएगा? कोडोमेन में से। ठीक है, ये इसके अंदर होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके आंसर आए हैं, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट आपने पुट किया एक्स की जगह पे, हर एलिमेंट को पुट करने के बाद जो जो आपके आंसर आए, उन सभी आंसर्स को आपने एक सेट में लिख दिया। जो सेट बना उसको हम बोलेंगे रेंज। किसकी रेंज है? फंक्शन की रेंज। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रेंज का मतलब क्या होता है? लिमिट, मतलब हद। फंक्शन की इतनी ही लिमिट है, इतनी ही हद है उसकी कि वो इतने नंबर्स को इतने नंबर्स तक पहुंच सकता है। और ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि जितने भी आंसर में जो जो नंबर आ रहे हैं उन सभी का सेट बना रहे हो आप। यहाँ पे ये x की वैल्यू पुट करने के बाद जो जो आपका आंसर आया उन सबका आपने कलेक्शन ले लिया, तो डेफिनेटली इससे बाहर तो जा नहीं सकता आपका फंक्शन। तो फंक्शन की यही रेंज होगा, यही लिमिट होगी, इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो इसको रेंज बोल दिया, रेंज ऑफ फंक्शन। अब मैंने आपको ये बताया कि जो आंसर हो कोडोमेन के अंदर से ही आएगा, जो भी होगा कोडोमेन में ही होगा। और रेंज क्या बोली मैंने आपको? जो भी आंसर आएगा उन सबका कलेक्शन है ये। इसका मतलब क्या हो? रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा, होगी, रेंज होगी बोले, रेंज सबसेट ऑफ, पता नहीं, होगा, होगी, जो भी हो। इसका जेंडर सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इसको आपको फीमेल बनाना है रेंज को कि मेल बनाना है, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको मेल रखता हूं। ठीक है, रेंज बी का सबसेट होगा क्योंकि रेंज में क्या आंसर्स आने वाले हैं, और आंसर्स कहां से आते हैं? कोडोमेन में से ही आते हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। ये चीज आपको पहले से भी पता होगी। ठीक है, नहीं समझ में आए शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा ना, वो क्या सोचेगी, बिल्कुल पूछ लो, सर फिर से बता दो एक बार। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की, भले सिंपल चीज है। सर बोलो रोहन। सर हमने फंक्शन को क्यों मैनी वन से ही डिफाइन किया, यानी उसके पीछे कुछ रीजन है? भाई देखो, ट्रूली स्पीकिंग तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मैनी वन फंक्शन होता है बट वन मैनी फंक्शन नहीं होता, ये नहीं। हाँ, क्यों इसको हमने फंक्शन में काउंट किया और क्यों इसको काउंट नहीं किया, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। हाँ, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। ये फैक्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा। अब सोचूंगा मैं इसको, मुझे पता नहीं इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, पर क्यों रखा तो पता नहीं। रख सकते थे, रखने से क्या होता,
आगे की पता नहीं कुछ कुछ जो थियरीज होंगी उनमें मैच ना हो रहा हो, पता नहीं, मैं कुछ इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डेफिनेटली सही होगा कि नहीं होगा। अब कुछ रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा रखने वाले ने, ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं ये भी रख लो मर्जी हमारी, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। पर क्यों रखा वो रीजन मैंने कभी नहीं सोचा, पर सोचने लायक बात तो है, ये मैं मानता हूं, ये दिमाग में आना चाहिए था मेरे, पर मेरे कभी आया नहीं कि क्यों ये है ये नहीं है। डिफाइन कर सकते थे ना, जरूरी यूनिक इमेज। बट फिर अगर ऐसा होता तो एक चीज तो होती कि रिलेशन जो होते अगर मान लो, फिर तो क्या दिक्कत, फिर तो रिलेशन और फंक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, रिलेशन और फंक्शन दोनों ही सेम हो जाते हैं। दोनों में बेसिकली यही एक फर्क है, रिलेशन मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट किसी भी तरीके से किसी से भी कनेक्टेड है, बस उनके बीच का रिलेशन होना चाहिए बस। अगर दोनों में रिलेशन है तो रिलेशन हो जाता है। और फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक चीज ऐड कर दी कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन को रिलेशन से थोड़ा अलग करता है, वरना फिर सेम हो जाता है। तो फिर फंक्शन की नए कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। क्या बोल रहे हो रोहन? तो सर हम यानी मैनी वन की बात यानी फंक्शंस की बातें करते, वन मैनी की तो बात ही नहीं करते, तो यानी उसका भी कुछ होना तो चाहिए था। हाँ, क्योंकि फंक्शन नहीं है ना मन में, नहीं तो इसकी कभी बात होती ही नहीं है। मतलब ये इसको रिलेशन में काउंट करते हैं, अगर इसकी बात कभी होगी तो रिलेशन में हो सकती है, फंक्शंस में कभी बात नहीं होती, क्योंकि पूरी स्टडी फंक्शन पे ही डिपेंड करती है। सारे फंक्शन तुम देखोगे, कहीं पे चले जाओ, कॉम्प्लेक्स है, रियल है, लीनियर है, एब्स्ट्रैक्ट है, सब में, चाहे ओडीपीडी देख, कुछ भी देख लो, सब में फंक्शन ही फंक्शन है, और फंक्शन की डेफिनेशन में है ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं है तो कोई इसकी बात ही नहीं करेगा। तो इसको डेफिनेशन से ही हटा दिया। अब डेफिनेशन से क्यों हटाया, अभी ये तो सोचने वाली बात है भाई, क्यों हटाया ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। सोचो, सब सोचो कि क्यों हटाया, क्या दिक्कत होती। सर अगर बोलो। अगर एक से मतलब ज्यादा जगह पर जाता तो उसका कोई मतलब हाँ लिमिट नहीं होता ना सर, हाँ, मतलब लिमिट लिमिट तो नहीं होती, बट पर फिर उसको हम, लेने में दिक्कत क्या है, तो ले लो उसको भी, हाँ इतना सर लिया तो वो भी ले लो। किसी और नाम से लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं किसी और नाम से भी ले सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन में भी ऐसे डिफाइन यूनिक बोलने की जरूरत नहीं थी इसको हाँ कि यूनिक होना चाहिए। ये मैनी वन को भी ले लो, क्या मतलब, क्या दिक्कत होती है लेने से, क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी। समझ, इसका अच्छा क्वेश्चन वो है क्यों नहीं लिया, पूछने वाले की जिसने डेफिनेशन दी है, माइक ऑफ करो भाई, जिसने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन देने वाले की मेंटालिटी पूछ रहा है ये कि क्यों दी है, क्या होगा, कुछ नहीं। और ये बात तो ठीक है, होना तो चाहिए, कुछ तो रीजन होना ही चाहिए, क्या ठीक है, तो ये तो खैर मैं भी मानता हूँ। बट मुझे रीजन नहीं पता, ये फैक्ट है, और ना ही मुझसे कभी ये पूछा किसी ने, ना ही किसी फैकल्टी से कभी डिस्कस हुआ है, मुझे कभी दिमाग में आया ही नहीं है। पर इसको जरूर इसके बारे में सोचेंगे, और अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछो भाई, मजा इसी में आता है, नहीं आता उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता नहीं आता, पता कर लेंगे, तो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर कुछ नया डायमेंशन तो ओपन होगा। समझ रहे हो, तो ये चीजें जरूरी है, कुछ दिमाग में आता है, तुम्हें भले फुलिश लग रहा हो, पर जरूरी नहीं हो फुलिश हो सकता हो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो। कुछ भी दिमाग में आता है पूछ सकते हो, सर क्यों ऐसा। और मैथमेटिक्स ऐसे ही सीखा जाता है, मैंने भी इतने क्यों पूछे अपने आप से और दूसरों से, तभी मैं सीखा हूं। ठीक है, जो कोई बोलेगा और तुम मानते जाओ कि किसी ने बोला तुमने मान लिया, किसी ने बोला तुमने मान लिया, तो इस मानने मानने में कभी मैथ नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन देख ली हमने। अब हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होते हैं उसको, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमेन पर बता तो दिया मैंने, समझा तो दिया, पर फिर भी लिखवाना तो फर्ज बनता है भाई, लिखवाना तो पड़ेगा ही। खैर, तो जरूरी नहीं है सबको आता ही होगा, नो, बट फिर भी क्या पता किसी को ना आता हो, तुम में से कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको नहीं आता है कि नहीं, और शर्म के मारे बोल ना पा रहा हो, अंदर अंदर घुट घुट के जी रहा हो कि मुझे तो ये भी नहीं आता। तो ऐसे बंदों के लिए क्या लिख देना चाहिए, लेट f from a to b be a function then set a is called domain, b is called codomain,
B is called the codomain एंड नोट सोर्स बनाते जाओ भाई तुम भी साथ में, भले इजी 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 समझ के छोड़ दो, ऐसा नहीं, एक बार बना लो, ऐसे नोट बना लो, भविष्य में तुम्हारे काम आए। तो किसी को पढ़ाओगे तो अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा ना, फायदा होगा, बना लो अभी। एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ, वैल्यूज ऑफ एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। And is written as मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगता है रोहन, तुम सोचते अच्छे से हो, उलझ जाते हो कभी कभी और सोचते अच्छा हो, सोचा करो ऐसे, बहुत फायदा होगा तुम्हें। एंड इज रिटन एज एफ ऑफ ए, ठीक है। क्या बोला हुआ है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ। एफ की वैल्यूज का मतलब क्या है, जो मैं बताया था आपको, आंसर बोल रहा था जिसको मैं, वो एफ की वैल्यूज, उनको ऑफिशियली क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, एफ की वैल्यूज। एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है उसको हम ये बोलते हैं कि वैल्यू किसकी है, एफ की। उसको हम क्या बोलेंगे, उन सभी वैल्यूज को अगर हम एक सेट में लिख देते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज, फंक्शन की रेंज। और उसको लिखते रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ है, इसलिए एफ ऑफ ए, ठीक है। ये बदलेगा तो अब बदल जाएगा, बताना जरूरी है, बीएससी में सिर्फ पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे बहुत हाई लेवल के मूर्ख होते हैं, तो मेरी आदत में आ जाता है छोटी छोटी चीजें बोलना। क्लियरली क्लियरली एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस। इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस कब होंगे भैया सेम दोनों फंक्शन? बताओ बताओ, कोई भी दो फंक्शन आप लो, एफ और जी, दोनों सेम कब होंगे, क्या कंडीशन होगी? अक्षिता, हाँ बोलो अक्षिता, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? आता है कि नहीं आता है, यस और नो बोल दो। नहीं आता। आशीष, यस सर। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? सर डोमेन का, सर दोनों में सर सेम एलिमेंट होंगे सर। किसमें सेम एलिमेंट होंगे? डोमेन और कोड डोमेन में। नहीं, तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। मैं दो फंक्शन देता हूं एफ और जी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू डी। मैं कह रहा हूं कि दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे? नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। तो सर ओके, सो और कौन बताएगा? अनमोल, यस सर। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? फंक्शन जब दोनों की यूनिक इमेज जो है, मतलब जब दोनों की इमेज सेम होगी, एफ और जी। ओके, दोनों की इमेज सेम होगी। बोलो सृष्टि। सर A इज इक्वल्स टू C और B इज इक्वल्स टू D होगा, तब दोनों कंडीशन अलग अलग होगी। A इज इक्वल्स टू C होगा तो B फंक्शन इक्वल होगा, और B इज इक्वल्स टू D होगा तो B फंक्शन इक्वल होगा। और अगर ये होगा तो भी इक्वल, ये होगा तो भी फंक्शन इक्वल, ऐसा। ओके, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, मैं तो इसको बहुत ऑब्वियस समझ रहा था। सर मैं बोलूं?
नहीं 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 नहीं, मुझे पूछने दो, मुझे पता तो चले। सर जब दोनों इक्वल होगी। अवनी अवनी पटेल, बताओ। सर बी और डी सेम होंगे तब। बी और डी सेम होंगे तब, ओके। सिमी, यस सर। बताओ कब होंगे इक्वल? नहीं आता? नहीं पता। ओके, नहीं अगर नहीं पता हो किसी चीज का, सबके लिए ये नहीं पता हो तो ऐसे माइक ऑन करके थोड़ा वेट करना भी बेवकूफी है, और माइक ही ऑन ना करना, कुछ बोलना ही नहीं, वो भी बेवकूफी है। इससे अच्छा माइक ऑन करके बोल दो सर नहीं आता, कोई क्वेश्चन है सोचने का तो बोलो सर सर 1 मिनट से सोच रहा हूँ, आ जाएगा, तो पता चले मेरे को, ठीक है। तो नहीं आता तो भी बोल देना कि नहीं आता, ठीक है। अब कौन बताएगा? जैनिल, यस सर। बताओ। सर जब दोनों फंक्शन है के डोमेन और कोडोमेन सेम होंगे, एफ एंड जी दोनों के। मतलब ए और सी दोनों इक्वल होने चाहिए, बी और डी भी इक्वल होने चाहिए, यस सर, दोनों होने ही उनकी चाहिए। जगह एंड आना चाहिए। हाँ, अगर दोनों दोनों ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी होंगे तभी वो दोनों इक्वल कहलाएंगे फंक्शन। अच्छा, मानव, मानव माइक ऑफ कर लो। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। नहीं माइक ऑफ रखो, तुम चालू मत करो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? विश्राम, हाँ सर। बताओ क्या लगता है तुम्हें? सर जो कोडोमेन सेम होंगे तब वो इक्वल फंक्शन होंगे। अच्छा, बी और डी सेम होने चाहिए तो फंक्शन इक्वल होंगे, ओके। फिर दूसरा है पद्मा सानी बारीक, सर जब डोमेन कोडोमेन इक्वल होंगे और एक एलिमेंट पर दोनों के वैल्यू भी सेम होंगे। एलिमेंट पे दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, यस सर, फॉर ऑल एक्स। फॉर एवरी एक्स, ओके। और इसके अलावा, इसके सर अलावा ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी दोनों सेम होने चाहिए, ओके ठीक है। और कौन बताएगा? सरफराज बताओ। सर डोमेन सेट सेम होना चाहिए, हाँ, और कोडोमेन सेट जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, बट रेंज सेट इक्वल होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जो उन्होंने जो बोला फॉर ऑल एक्स, वो तो मतलब रेंज सेट ही देता है, तो रेंज सेट इक्वल होना चाहिए, बट कोडोमेन सेट इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। इक्वल हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज गलत बोल दी, बाकी ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। पहले तो सरफराज को ही पकड़ लेते हैं। सरफराज ने ये कहा कि एफ एक्स और ये जो वैल्यू है ये रेंज ही देने वाली है हमको, मान लिया रेंज देगी। तुमने कहा कि ए और सी दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। बी और डी इक्वल होने जरूरी नहीं है, ट्रू, नॉट नेसेसरीली ट्रू। बी और डी नॉट नेसेसरीली भी इक्वल, ये भी ट्रू है। नॉट इक्वल होगा तो भी चल जाएगा, इक्वल होगा तो भी कोई फर्क नहीं, ठीक है, सही है। लेकिन फिर तुमने कहा कि रेंज एफ की और जी की दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए, और रेंज सेम होने के बाद तुमने ये बोला कि ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स तो बेसिकली रेंज ही देंगे। हमारे दिमाग में कैसा है, एफ एक्स मतलब रेंज। क्या नाम था लड़की का? पद्मा सानी। पद्मा सानी ने ये नहीं कहा, उसने क्या कहा है, हर एलिमेंट के ऊपर दोनों की इमेज सेम होनी चाहिए। अगर मान लो दोनों की रेंज सेम है, मैं फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 3 5 होता है और जी ऑफ 3 और 10 होता है, ठीक है।
और g ऑफ क्या ले लो 1 इज इक्वल टू 5 होता है। तो रेंज में f के रेंज में 5 आएगा, g की रेंज में 5 और 10 दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हम ये नहीं, रेंज दोनों की सेम होगी। अगर मैं आपको दूसरा नंबर डिफाइन कर दूं f ऑफ समथिंग 10, नहीं तुम्हारा ठीक है, बाकी सबको समझ में आना चाहिए। तुम समझ गए होगे, लेकिन बाकी सबको बताना पड़ेगा इस बात के बारे में। तो रेंज जो है, रेंज के अंदर यहाँ पे भी रेंज में 5 10 आएगा, यहाँ पे भी रेंज में 5 10 आएगा, लेकिन स्टिल दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें इस कंडीशन में क्या बोला हुआ है, fx इक्वल टू gx का मतलब ये होता है कि x की कोई भी वैल्यू पुट करो आप, उस एक एलिमेंट के लिए, उस एक एलिमेंट के ऊपर f और g की सेम इमेज होनी चाहिए, उस एलिमेंट के ऊपर f और g की सेम इमेज होनी चाहिए। और ये एलिमेंट सेम दोनों में लाई करेगा f और g में, क्योंकि डोमेन दोनों का सेम होगा। अच्छे से इसको मिटा के फिर से बताता हूं, सभी के कॉन्सेप्ट गड़बड़ है इसमें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी जो कंडीशन की बी और डी कैनॉट, मे और मे नॉट बी इक्वल, इसको मैथमेटिकली लिखने का कोई तरीका है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अभी जो कंडीशन आई ना, बी एंड डी मे और मे नॉट बी इक्वल, हाँ, इसको मैथमेटिकली लिखने का कोई नोटेशन यानी तरीका है? मैथमेटिकली लिखने का? हाँ। इंग्लिश को घुसा दो बीच में। अगर मैं बोलता हूँ, डिफाइन करता हूँ, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड g इज फंक्शन फ्रॉम c to d। सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, a इज इक्वल टू c तो होना ही चाहिए, हियर a इज इक्वल टू c, बट b is equals to d is not necessarily true, is not necessarily true। ये necessarily true नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि b इक्वल टू डी भी हो सकता है b इक्वल टू डी ना हो। अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल है, ऐसे लिखो। और ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, ये तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्स में, बुक्स में देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल लैंग्वेज, यूज कर सकते हो इसको इजीली। ऐसा भी लिख सकते हो, b इक्वल्स टू डी और b इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू डी, ये भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। या तो ये ट्रू होगा, या फिर ये, और का मतलब ये होता है या तो ये या फिर ये, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीके से बना के लिखा जा सकता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखो सब, f और g को दो फंक्शन लिया आपने, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, ए और सी, कोडोमेन से कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत क्या है, इसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल टू सी के बाद एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों सेम होनी चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। और डोमेन में आपका ए ले लो, क्योंकि ए और सी तो इक्वल है, तो सी भी यही होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट हैं ए के अंदर या सी के अंदर, दोनों सेम ही है, तो इसको अब ए ही बोले चलेगा। सो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मान लो ए में है एक्स नॉट, x1, x2 और ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं, तो क्लियरली f ऑफ x नॉट मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x1 एंड सो ऑन। हर एलिमेंट के ऊपर दोनों की इमेज सेम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो दोनों वो सेम है, सेम फंक्शन। अब कोडोमेन में क्या है, मतलब सेम मतलब इक्वल, तो हम कहेंगे कि फंक्शन को कि दोनों फंक्शन इक्वल है। कोडोमेन में क्या दिक्कत है, अगर मान लो बी आपका सबसेट है डी का, क्या फर्क पड़ता है उस बात से, जो भी रेंज होगी दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, वैल्यूज एफ और जी की सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी इसका मतलब रेंज सेम होगा। सो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, ये तो होने ही वाला है। और ये भी पता है रेंज ऑफ एफ जो होगा वो सबसेट होगा बी का, रेंज ऑफ जी होगा वो सबसेट होगा डी का, और ये है तो दोनों सेम ही। सो अगर आप बी को सबसेट ले लेते हो डी का, दोनों सेम नहीं है, स्टिल रेंज तो सेम, रेंज सेट तो दोनों का सेम ही है, हमें तो रेंज सेट से ही मतलब है। इक्वल फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब हर एलिमेंट पे इक्वल होगा। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब डोमेन के हर एलिमेंट पे इक्वल होगा।
हमको तो उतना ही चाहिए, उतने से हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि दोनों का रेंज सेट इक्वल होगा। कोडोमेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई भी बी डी का सबसेट हो सकता है, डी बी का सबसेट हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों नॉट, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, रेंज सेम होनी चाहिए बस, और वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। अगर आप एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बोलते हो तो ये तो रेंज सेम हो ही जाएगी। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से लिखते हैं डेफिनेशन को। सर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थे सर। सिंपल चीजें भी लिखने का। सर वो मैंने जो बोला ना, जो रेंज सेट, हाँ, वो फिर बाद में पता चला जो वो कैसे चेंज हो रहा है, आप जो एग्जांपल दिए। अच्छा मतलब अच्छा। मैं सोच रहा था वैसे ही, पर बोल रहा था कि रेंज ऐसे है सर। हाँ नहीं नहीं, मैं समझ गया था तुम्हारा बोल कुछ रहे हो लेकिन तुम समझ कुछ रहे हो, तो मैं समझ ही गया था। बट ये बात दूसरों को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैं हाँ सोचा सर, कि इसको डिटेल में बताऊं। आपने बहुत अच्छा बोला सर, वो एग्जांपल देके। हाँ, और ये क्या है, मुझे तो ये बहुत ऑब्वियस लगता है, तो मैं इसीलिए मुझे भले कितना ऑब्वियस लगे, मैं चीजों को फिर भी लिख देता हूँ। उसका रीजन यही है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन हो सकता है बच्चे को मतलब डिफिकल्ट लग रहा हो। मेरे लिए सिंपल होने का मतलब ये थोड़ी सिंपल हो गया, तो इसलिए मैं कितनी सिंपल चीज है उसके मैं उसको लिखना प्रेफर करता हूँ, उसको समझा दूं, उसको लिख दूं। तो ये हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हो आपके, आप गलत फहमी में जी रहे हो, आपको लगता हो मुझे आता है कि नहीं। तो फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं बोला बिलोंग्स टू व्हाट, क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक्चुअली में किसकी बात हो रही है, इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एक्चुअली में कहां से आता है, डोमेन में से। तो ऑब्वियस है कि एक्स कहां से बिलोंग करेगा, जो भी डोमेन होगा उसमें से। तो फंक्शन एफ को और जी को कुछ बोला ही नहीं है हमने यहाँ पे, एफ का क्या डोमेन है, जी का क्या, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दिया दोनों का डोमेन सेम होगा। तो कुछ डिफाइन करते ए बी सी डी टाइप, तो यहाँ पे लिख देते कि ए है कि नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, पर ये अंडरस्टूड है कि ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, और दोनों का डोमेन सेम है। ठीक है, अब बारी आती है टाइप्स ऑफ फंक्शन की। मेन पार्ट डेफिनेशन नहीं है, रिजल्ट्स हैं, इसके बाद हम रिजल्ट्स करने वाले हैं बहुत सारे, पर ये डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है, वरना फिर रिजल्ट में समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा आपको। तो अच्छे से देखो इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा क्या नाम है उसका, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर दिख रही है? अरे भाई, इंटरनेट का लोचा है। सबको ब्लर दिख रही है? यस सर। यस यस सर। सर। इसका मतलब मेरा इंटरनेट गड़बड़ है भाई, तुम्हारा ठीक है। क्या करें, इंटरनेट को गोली मार दें? हो गया सर। हो गया? अरे ये इंटरनेट ऐसा ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, तुम मौज करो। आगे बढ़ते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन क्या होता है भाई, देखो मैं ये सब तुम्हें एक साथ बता देता हूँ, एक साथ मैं एक एक करके बताऊंगा। चलो, वन वन, जैसे भी मैनी वन और वन मैनी बताया, वैसे ही क्या है, वन वन है। यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 इसको कहेंगे वन वन फंक्शन। वन वन, यहां का एक एलिमेंट, मतलब कि वन, यहां के एक एलिमेंट से वन कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सो वन वन, और इसी को नाम दिया गया है दूसरा इंजेक्टिव। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। अ मैप एफ, a map f from a to b is called injective.
is called injective. और 1-1 इंजेक्टिव बोलेंगे या फिर 1-1 बोलेंगे इफ, अब कंडीशन दे रहा है आपको, इफ f of a1 is equals to f of a2 implies a1 is equals to a2. ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये हमारे नंबर्स हैं a1, a2, a3, a4, और मान लो a1 की इमेज है ये f of a1, ठीक है। और अब तुम्हें ये बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं, f of a2, यहाँ पे f of a1 और f of a2 अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, f of a1 नॉट इक्वल्स टू f of a2, दोनों अलग अलग हैं। या फिर नहीं, एक काम करो, ऐसे नहीं, तो ये तो 1-1 ही होगा लेकिन अलग डायरेक्शन में होगा, उसको तो मुझे नोट में लिखवाना है, तो नोट तो बाद में बताना है, पहले तो आपको मेन ये बताना पड़ेगा। एक मिनट रुको। अगर दोनों इमेज सेम है, दो नंबर की इमेज सेम है, तो दो नंबर भी सेम होंगे। समझ आ रहा है? दो a1 a2 दो नंबर लिए आपने, अगर उन दोनों की इमेज सेम है, अगर वो दोनों एक ही नंबर पे आ रहे हैं, कहीं से आ रहे यूं आएंगे, यूं आ रहे, कहीं से आ रहे, दोनों की सेम एक ही इमेज है दोनों की, f of a1 is equals to f of a2, अगर दो नंबर की सेम इमेज होती है तो एक्चुअली में वो नंबर सेम ही होने वाला है, वो दोनों a1 ही होगा। a2 तो बस नाम लेने से बस बोल दिया, बाकी है तो वो a1 ही। अगर मान लो f of a1 is equals to f of a2 है, इम्प्लाई a1 नॉट इज इक्वल्स टू a2, मतलब कि इमेज सेम है, दो नंबर्स की इमेज सेम है, वो दोनों, लेकिन वो दोनों नंबर अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग नंबर ले रहे हो, उनकी इमेज सेम हो रही है, तो कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया ये, ठीक है। और 1-1 क्या होगा, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए ऊपर, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए। इसको अगर दूसरे तरीके से देखोगे, दूसरे तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप दो अलग अलग नंबर लेते हो, a1 इज नॉट इज इक्वल्स टू a2, अगर आपने कोई दो अलग अलग नंबर लिए हैं तो अलग अलग नंबर की इमेज अलग अलग आनी चाहिए। डिस्टिंक्ट नंबर है तो डिस्टिंक्ट नंबर्स की इमेज ऑलवेज डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक नंबर होगा उसकी एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। क्या मतलब, कोई दो नंबर्स की भी एक इमेज नहीं होगी, कोई दो नंबर की एक इमेज नहीं होगी, क्योंकि अगर दो नंबर अलग अलग हैं आपके, अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग ही होगी, सेम नहीं होगी। तो हो गया 1-1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अनमोल? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ आर्या, यस सर। समझ आया? हाँ सर। सो अगर दो नंबर अलग अलग हैं तो उनकी इमेज क्या होगी, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1-1। अब इसी चीज को पता है कि क्या कहते हैं अपने सर, हाँ बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन आप लिखा है ना, हाँ, उसको अगर उल्टा करते तो क्या गलत हो जाता सर? नहीं उल्टा करने, मैं वही बता रहा था कि अगर इसी चीज को अगर तुम्हें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, वो देखा होगा ना, P इंप्लाइज Q, इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, पढ़ा होगा लॉजिक में, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। सो वो वाली चीज अप्लाई करो, ये चीज ज्यादा क्लियर दिखाई देती है तुमको, तो इसी का यूज करो। इसका यूज करके P इंप्लाइज Q है, मतलब ये है, ये स्टेटमेंट हमारी P है, ये स्टेटमेंट हमारी Q है।
तो P इंप्लाइज Q अगर ट्रू है तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P भी ट्रू होगा। अब नॉट Q क्या होगा? Q क्या है? नॉट इक्वल। तो नॉट Q क्या होगा? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 इक्वल हो गया। तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। नॉट P मतलब क्या? इसका ये नॉट इक्वल है। a1 इज नॉट इक्वल टू a2, ये आपकी P है। तो नॉट P क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू a2। ये क्या है सर आपकी? ये सर आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट पे बोली थी वो। अब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिवली लीजिए और नहीं तो नॉर्मल लीजिए। इफ एंड ऑनली देने से मतलब कोई प्रॉब्लम होगा सर? कोई बोल रहा इफ एंड ओनली देने से प्रॉब्लम होगा, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर हम ऐसा हूँ। ले हाँ ले f सर of इसी में a1 ही ए नॉट इज इक्वल टू f of a2 if and only if a1 is equals to a2 ऐसा। हाँ, और ए नॉट इज इक्वल टू ए1 नॉट इज इक्वल टू ए2 में इसी में भी अगर इफ एंड ओनली ले लेंगे यहाँ लेने पे से भी अगर हम if and only if हाँ ले लें तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ सर वो तो थोड़ा आपने बढ़िया। इम्प्लाइज वाला क्यों बोला है? चलो बिल्कुल ठीक बात है। माइक ऑफ कर लो। देखो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। खिचड़ी हो गई है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या स्टेटमेंट दी? a1 not is equals to a2 implies f of a1 not is equals to f of a2। ये मेरी डेफिनेशन थी। सरफराज ने ये बोला a1 is not is equals to a2 डबल इंप्लाइज f of a1 is not is equals to f of a2। अगर हम ये बोले तो क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि ये क्या है? ये जब तुम स्टेटमेंट बोलते हो, मैं नाम दे देता हूं, इसको बोलता हूं स्टेटमेंट ए, इसको बोलता हूं स्टेटमेंट बी। तो बी स्टेटमेंट तो हमारा फंक्शन 1 1 है, और बी स्टेटमेंट के अंदर ए तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो ही जाता है, तो 1 1 तो है ही। तो बी ट्रू है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम ऐसे हम डेफिनेशन में ए को यूज करते हैं, बी को यूज नहीं करते। क्योंकि हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं या रिजल्ट देना प्रेफर करते हैं। डेफिनेशन में क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ए और बी में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ए। तो हम कम हाइपोथेसिस के साथ कुछ बोल रहे हैं। यहां पे क्या दो कंडीशन आती है, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन, दो चीजें आती हैं यहां पे। इसके अंदर एक ही चीज आ रही है। तो कम चीजों का यूज करके हम 1 1 डिफाइन कर रहे हैं, तुम ज्यादा चीजों का यूज करके 1 1 डिफाइन कर रहे हो। तो बेटर कौन सा है कि कम चीजों का यूज करके डिफाइन करो? वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा में तो कम वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रू होता है। तो डेफिनेशन ऑलवेज क्या क्या यूज करके दी जाती है? कम हाइपोथेसिस का यूज करके। कभी रिजल्ट में भी देखना तुम, जितना हो सकता है उतना कम हाइपोथेसिस यूज करेंगे। कि उसको बाउंडेड भी बोल दिया, उसको ए भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, इतना सब की बजाय अगर कोई एक चीज बोलने से बात बन रही है तो उसको एक ही को बोला जाएगा, तो रिजल्ट क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई देगा। अब इसमें क्या दिक्कत होगी? देखो अगर मान लो हम ये बोल दें कि अगर बी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका फंक्शन 1 1 होगा, तो सामने वाले इंसान को क्या है कि दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। पहले ये प्रूव करेगा, उसके बाद ये वाली कंडीशन प्रूफ करेगा, दोनों प्रूफ करेगा, तब जाके वो ये स्टेटमेंट देगा कि हाँ ये 1 1 है। अब उसको दो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करेगा, एक डायरेक्शन, और बोल देगा कि 1 1 है। ये ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर एक और चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। जब इससे बात बन रही है तो एक्स्ट्रा चीज क्यों लेनी है हमको? सरफराज यस सर, अभी समझ में आया सर। हाँ एकदम क्लियर सर। ओके ओके, चलो किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई।
ओके, इसको मिटा देते हैं। 1 1 फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब इसका नोट लिख लेते हैं। नोट, एफ इज, ये वाला एफ नहीं, फंक्शन एफ इज 1 1 if a1 is even not equals to a2 imply f of a1 not is equals to f of a2। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर इंजेक्टिव वाले वर्डिंग यूज होते हैं, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इस तरह का यूज करते हैं। 1 1 1 2 भी आता है, ऐसा नहीं है, बट अक्सर ये ज्यादा यूज किया जाता है। मेरे मुंह से आप इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव ज्यादा नहीं सुनोगे। मैं नॉर्मली 1 1 1 2 बोलता हूँ, 1 1 1 2। इसका बोलने का रीजन है कि 1 1 बोलते हैं ना तो चीजें क्लियर हो जाती है। 1 1 डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड, तो 1 1 तो जैसे नाम बोलते हैं ना तो नाम से ही उसका डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जबकि इंजेक्टिव में वो चीज उतनी क्लियरली निकल के नहीं आ रही जितनी 1 1 में निकल के आती है, इसलिए मैं 1 1 को बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन आपकी ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का डेफिनेशन क्या हो गया देखो। ऑन टू बोलते हैं सर्जेक्टिव, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, दोनों सेम है, सर्जेक्टिव और ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है देखो, अ मैप f from a to b is called surjective or onto, और onto map if for every b belongs to b। पहले मैं समझाने दो मेरे को, ऐसे मजा नहीं आएगा। f कोई फंक्शन है a से लेकर b तक, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू। तो ये मान लो इससे कनेक्टेड होता है, कम से कम एक बोला है, मैं ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, कम से कम एक बोला है ना, मैं बोल सकता हूं, पर मुझे नहीं बोलना है। दूसरा बोलता हूं, तीसरा वाला हटा देता हूं। दूसरा मान लो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है, तो दिस इज योर फंक्शन। इमेज नहीं है, तो ये आपका फंक्शन जो ऑन नहीं होगा। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो अब ये ऑन हो गया, क्योंकि कोडोमेन में हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज आपको मिल रही है, बात खत्म। तो डेफिनेशन क्या है और क्या है इसकी, कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। ये इमेज और प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। यहां पे अगर मैं इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, तो मैं क्या बोलूंगा, बी इज इमेज ऑफ ए, बी ए की इमेज है। तो इसी सेम स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए इज प्री इमेज ऑफ बी। मैं मिटाने वाला हूं इसको, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती, डाउट, तो आप इसको लिख सकते हो।
बी इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है, बस बोलने का फर्क है। ओके, तो ऑन टू की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे क्या होती है। कोडोमेन के हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज आपको मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और चीज है, अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू में क्या होता है, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल रही है, कम से कम एक, ठीक है, पर मैं एक बोल रहा हूं फिलहाल, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल रही है मतलब हर एलिमेंट किसी न किसी नंबर का की इमेज है, हर कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेंज में, फंक्शन की रेंज में क्या आएगा, रेंज में क्या आता है, आंसर्स आते हैं ना आपके फाइनल, डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स आते हैं उनका कलेक्शन आपका रेंज बनता है। सो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स का की इमेज, उन एलिमेंट्स की इमेज आपकी क्या बनेगी, रेंज बनने वाली है। लेकिन ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूं ऑन टू फंक्शन में कि जितने भी आप नंबर ले रहे हो कोडोमेन के अंदर जितने भी नंबर है वो किसी ना किसी नंबर की प्री इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे नंबर रेंज में आएंगे, ये नंबर भी किसी की प्री इमेज होगा, ये भी किसी की होगा, ये भी किसी की होगा, मतलब सारे नंबर रेंज में आने वाले हैं। सो ऑन2 के केस में रेंज क्या होता है आपका, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। ऐसा कब होता है, ऑन2 के केस में, ठीक है ना। अब डेफिनेशन लिखो इसकी, क्या लिखा है मैंने, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट आपको मिलना चाहिए डोमेन में। क्या लिखेंगे हम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए सच दैट, अगर आपको मतलब इसको और परफेक्ट करना तो परफेक्ट कर लो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए डोमेन में। कैसा एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, जिसकी इमेज बी हो जाए। कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए डोमेन में जिसकी बी प्री इमेज बनता हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, बी जिसकी प्री इमेज बनता हो, या हमको ए जिसकी प्री इमेज हो, मतलब बी जिसकी इमेज हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए डोमेन में बी जिसकी इमेज हो, वही चीज लिखा हुआ है। कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए क्या होना है, कम से कम एक एलिमेंट हमको डोमेन में मिलना चाहिए। आपको इतने से समझ में आ जाना चाहिए कि कोडोमेन में हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट हो, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट हो। इसका मतलब ही यही है कि वो जो एक एलिमेंट आप बोल रहे हो ना, डोमेन में एक एलिमेंट हो, उसका मतलब ही यही कि वो एलिमेंट क्या करेगा, उसकी इमेज ये बी होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट। ओके, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। नाउ ये इसकी हो गई डेफिनेशन, अब नोट लिख लो। Am I audible? यस सर। ये मैंने पढ़ाया, समझ में आया कि आवाज कट गई थी? नहीं सर, मतलब नहीं कटी नहीं थी। समझ आया? अच्छा, आया, नहीं कटी समझ थी आया। आवाज। अच्छा अच्छा, सो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, सो थर्ड है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव को बाइजेक्टिव ही बोलते हैं भैया, दूसरा कोई नाम नहीं है। मतलब
जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसको नॉर्मली आप ऐसा बोल सकते हो 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन का मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी, तो हो गया बाइजेक्टिव। तो ऐसा बोल सकते हो उसको कि 1 1 ऑन टू फंक्शन। बट ये आपको क्या कहते हैं टेक्निकली नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको लगभग बाइजेक्टिव ही मिलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शन या बोल मैप एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव function is called a bijective function if f is both 1 1 and on 2. अब देखो, जब ये तो सर डेफिनेशन तो खैर क्लियर ही है इसकी कि 1 1 है, 1 1 बता दिया, ऑन टू बता दिया। अगर फंक्शन कोई दोनों होता है तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ये तो चलो ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बीएससी में था तो मुझे एक चीज नहीं पता थी, ये मैप क्या होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में था तो बीएससी में कहीं पे फंक्शन बोल देते हैं, कहीं पे मैप बोल देते हैं, और भी कोई वर्ड यूज करते हैं। अरे बताओ, पूछ रहा हूं तुमसे, कौन बताएगा? सरफराज। हाँ सर। और कोई वर्ड यूज होता है? मैप, फंक्शन और क्या सर? और मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक और वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, पर मैंने पढ़ा था कहीं पे। पर कोई नहीं, ये दो तो खैर है ही, ज्यादातर ये दो ही यूज होते हैं। दोनों का मतलब सेम है, दोनों इक्वल है, लेकिन कहीं पे मैप लिखते हैं, कहीं पे फंक्शन लिखते हैं। क्यों ऐसा? खाली फंक्शन लिख दो ना, बात खत्म हो गई। मैप लिखने की क्या जरूरत थी? और मैप भी लिखना तो मैप लिख दो, फंक्शन लिखने की क्या जरूरत थी? सर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। नहीं, ऑपरेशन नहीं बोल सकते। ऑपरेशन फंक्शन होता है, ठीक है, ऑपरेशन इज अ फंक्शन, बट कौन सा ऑपरेशन भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो ऑपरेशन मत बोलो, बहुत डिटेल हो जाएगा। ऑपरेशन भी होता तो फंक्शन ही, बट उसके अंदर भी चीजें आ जाती हैं, फिर गहराई में उतर जाती हैं। सो ऑपरेशन तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन है। और मैप तो खैर बोलते ही हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा याद आ रहा है कि एक और वर्ड था, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, कहीं पे हम फंक्शन यूज करते हैं, कहीं पे मैप यूज करते हैं। इसका रीजन होता है, रैंडमली नहीं होता है। ये मैप क्यों बोलते हैं इसको? मैप टर्मिनोलॉजी यूज होती है इस तरीके से बोलते हैं अपने, f is a function from a to b। यहाँ पे कुछ 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ 2 3 एलिमेंट है। इसको मैंने बोल दिया, मान लो a1 a2 a3, ये है b1 b2। सो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर f of a1 is equals to b2 है, सो मैं ये लैंग्वेज यूज करूंगा, f maps a1 to b1। f मैप करता है, फंक्शन क्या कर रहा है? मैप कर रहा है a1 को b1 पे। फंक्शन क्या करता है? मैप करता है a1 को b1 पे। जहां पे ये इमेज वाली बातें आती हैं, जहां पे इस तरह से मैपिंग, जहां पे मैप बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, जहां पे ये मैपिंग वाली बात आती है, मतलब ये इमेज वाली, जब पे हमको स्पेसिफिकली ये चीजें बोलनी होती है कि इसकी इमेज ये होगी, ये इसको मैप कर रहा है, इस तरह की बातें जब करनी होती है, उस सेंस में हम मैप यूज करते हैं वर्ड। अंदर तो वही सब हो रहा होता है, तुम फंक्शन बोलोगे या मैप बोलो, कुछ बोलो, अंदर तो बातें तो वही की वही है। डीप में देखोगे तो इसकी इमेज ये है, उसको मैप कर रहा, बातें तो सब वही होती है, पर बात है टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, अगर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करो, यहाँ पे तुम देखो मैंने तीनों में मैप लिखा हुआ है। हाँ, इंजेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी और बाइजेक्टिव में भी मैंने मैप लिखा है, क्योंकि जिस टर्मिनोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, यह मैप की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं कि इसकी इमेज ये होगी, ये फंक्शन इसको यहाँ पे मैप करेगा, इसको 2 एलिमेंट पे मैप करेगा, इसको 1 एलिमेंट पे मैप करेगा। तो यहाँ पे इंटरनली बार बार मैपिंग की बात हो रही है, इसलिए हम फंक्शन की जगह यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं। क्या मैप इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? बाकी तो सेम होता है।
ठीक है, लेकिन टर्मिनोलॉजी कभी कभी अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बाकी तुम मैप की तरह फंक्शन बोलोगे तो गलत नहीं बोल सकता, चीज है तो सही ही वो, लेकिन एक होता है ना, एक मैथमेटिकली कोई चीज सेंस बनता है, सेंसिबली ये चीज ज्यादा सही बैठती है। ठीक है, मुझे ऐसा क्वेश्चन आता था क्यों ऐसा ये अलग अलग है, कभी ये यूज करते हैं कभी वो यूज करते हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। तो क्योंकि चीजों का रीजन होता है ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट है मैनी वन, या मैनी वन बोल सकते हो या मैनी टू वन बोल सकते हो। ऊपर भी ऐसा ही है भाई, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, वन वन में भी ऐसा ही है। इंजेक्टिव बोलोगे वन वन बोलोगे, या कहीं कहीं पे वन टू वन भी होता है, वन टू वन, एक से एक से लेकर एक तक जाना है, एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, वन टू वन। ओके, सो वन वन हो गया, तो इसको हम मैनी वन भी बोल सकते हैं, मैनी टू वन भी बोल सकते हैं, मर्जी है आपकी। डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं, एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर एक ही हो तो उसको मैनी वन बोल देते हैं। आई डोंट थिंक कि उसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर फिर से एक्सप्लेन करो तो मैं डेफिनेशन लिखूं, फिनिश करूं लिखना, उससे पहले मुझे बोल दो कि सर समझा दो एक बार, तो मैं समझा दूंगा। बाकी मैं समझा चुका हूं तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। कोई एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ही बोल देना, मर्जी है आपकी। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेने की। फंक्शन इफ टू और मोर distinct elements, two or more distinct elements in A have same image, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज होती है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, मैनी टू वन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या लिख सकते हो, fx is equals to x square, वन की इमेज क्या आएगी, वन, माइनस वन की इमेज क्या आएगी, वन। दो नंबर्स की सेम इमेज आ रही है, दो नंबर की सेम इमेज आ रही है, तो मैनी वन। ठीक है, तो ये मैनी वन का फंक्शन है। फंक्शन और ये क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट है फंक्शन। जब तक फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन ना बताया जाए फंक्शन इनकम्प्लीट होता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़ा सेट मतलब कि आर। अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम डोमेन कोडोमेन आर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, ये आपके एग्जाम में भी कभी कभी नहीं डिफाइन करते हैं। जब नहीं डिफाइन करते हैं तब आपको क्या समझना है कि आर है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, टाइप तो इतना ही है, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, 5वां कोई टाइप नहीं होता। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलरली जस्ट मैं एग्जांपल डेफिनेशन देता हूं कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन की, क्योंकि इनका यूज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। काफी सारे एग्जांपल्स में इनका यूज कर लेते हैं अपने, इसलिए इनका मतलब पता होना चाहिए, इसलिए इनको जस्ट डिफाइन कर रहा हूं मैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, इफ k इज अ, देखो तो कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, तो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट फंक्शन, मतलब हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहे। fx इक्वल्स टू 3, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो कोई भी रियल नंबर पुट करो यहाँ पे, उसकी इमेज 3 ही होगी, कांस्टेंट इमेज 3 इमेज, बस फिक्स कर दी। यहाँ पे कहीं x होगा तो ना यहाँ की x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे, x है ही नहीं कहीं पे तो वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते हो। तो x की जगह कुछ भी पुट करो, आंसर तो आपका 3 ही रहने वाला, तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 3। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। अगर ज्योमेट्रिकली इस चीज को अगर आप देखना चाहो तो ऐसा देख सकते हो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कोई भी 1 2 3, आंसर क्या आएगा आपका, 1 पुट करने पे भी 3, 2 पुट करने पे भी 3, 3 पुट करने पे भी 3 एंड सो ऑन।
सो ये क्या बनने वाली है? स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू, मेरी पैरेलल दिख नहीं रही है पर आपको समझ जाना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो कांस्टेंट लाइन है, हर नंबर पे सेम 3 3 ही मिल रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। बस डिफाइन कर दो इसको। इफ k is a fixed real number, then fx is equals to k for every x belongs to R is called a constant function. इसको हम क्या कहेंगे? Constant function is called a constant function, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए, हर रियल नंबर की क्या सेम इमेज आनी चाहिए। ओके, नाउ इसको पूरा लिख देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा? जैनिल। सर ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये Yes, क्या sir. है? ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है कि मेनी टू वन है? क्या है? सर ये मैनी टू वन है। Many to one. Good. So note, constant function is many one function. मैं ये बीच में टू घुसाना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने मैनी टू वन इसलिए लिखवा क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में बुक्स में वो ज्यादा लिखा होता है, वो ज्यादा ऑफिशियल है, ठीक है, उसको ज्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है। बट मैं टू निकाल देता हूँ, मेरे को मैनी वन ज्यादा खाता है, इसलिए मैं मैनी वन लिखता हूँ। समझ में तो आपके आ ही जाएगा, एक बार बता दिया मैंने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। x की इमेज x, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, सबकी सेम। f of x is equals to x हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 2, f of 3 equal to, हर एलिमेंट की सेम इमेज हो, इस फंक्शन को नॉर्मली क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब सिमी रेडी रहेगी, मैं डेफिनेशन फिनिश करूं उससे, तब तक तुम सोच लो कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या है? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव या मैनी टू वन? मैं तब तक डेफिनेशन लिख देता हूं। द फंक्शन f from a to a defined by fx is equals to x for every x belongs to a is called identity function. Is called identity function, ठीक है। नोट, identity function is, identity function is, बोलो सेमी क्या होगा? सर 1 1 1 1 होगा। अनमोल क्या होगा? यस सर 1 1 होगा ना, इंजेक्टिव फंक्शन। देवराज सर बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव होगा। 1 1 तो होगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर ऑन टू भी तो होगा। मैंने पूछा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव में से कौन सा होगा? अगर ये बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव तुम नहीं बोल सकते हो, वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि बाइजेक्टिव है। कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? कई बार एग्जाम में मैं आपको बताऊं ऐसा भी होता है, आपको सिंगल करेक्ट वाला आपका ऑप्शन होगा, पार्ट बी सिंगल करेक्ट, 4 में से एक ही ऑप्शन ट्रू है आपका, लेकिन आपको एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू लग रहे होंगे। ऑप्शन एक ही सही है लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं उसमें, और आपको एक ही टिक करना है। आपको ये लगेगा सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, तुमको ज्यादा सही वाला टिक करना है। ज्यादा सही कौन सा होता है? जो दूसरे को इंप्लाई करता हो। जैसा कि थोड़ी देर पहले सरफराज ने पूछा था, मैंने बताया आपको ये 1 1 की डेफिनेशन में, जो मैंने बताया वो इंप्लाई करेगा, तो वो उसने बताया जो वो इंप्लाई करेगा, तो उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, मेरी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कम में भी मैं काम कर रहा हूँ,
तो तुम्हें ये देखना है कि ज्यादा सही कौन सा, यहाँ पे बाइजेक्टिव और 1-1 वाली बात थी। अगर बाइजेक्टिव है तो 1-1 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 1-1 है तो बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव है, बट इंजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव बोलोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको बाइजेक्टिव बोलना है, भले इंजेक्टिव तो भी बाइजेक्टिव बोलना है, क्योंकि बाइजेक्टिव बोलने से वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो रहे हैं। सो आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम रिजल्ट करेंगे। मैं आपको होमवर्क देता हूं, कल मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी फंक्शन आप लेते हो f फ्रॉम a टू b, f के अंदर अगर m एलिमेंट्स है, n के अंदर अगर n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने एग्जिस्ट होंगे? टोटल नंबर 1-1 फंक्शन कितने मिलेंगे? ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? मैनी वन फंक्शन कितने मिलेंगे? इनटू फंक्शन कितने मिलेंगे? बाइजेक्टिव कितने मिलेंगे? आपका काम क्या है, ये सब मैं बताऊंगा, और आप इसके बारे में सोच के आना कि कैसे। और ये ना सोच सको तो ना सोच सको, कोई बात नहीं, पर ये तो जरूर सोचना कि कांस्टेंट फंक्शन कितने मिलेंगे और आइडेंटिटी फंक्शन कितने मिलेंगे। ये मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। ठीक है, मुझे क्या होमवर्क पे आपका क्या सोच के आओगे? अगर f कोई फंक्शन है a से लेकर b तक, a में अगर m एलिमेंट है, b में अगर n एलिमेंट है, तो कितने आइडेंटिटी फंक्शन मिलेंगे आपको और कितने कांस्टेंट फंक्शन मिलेंगे? ये आपका होमवर्क है, ये आप सोच के आओगे। समझ में आ गया? और बाकी आगे का बाकी तो हम कल करने ही वाले हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। सेव ही नहीं हो रहा है, बोलो सेव होने में कितना टाइम ले रहा है।